हेलो फ्रेंड्स, आई एम चंचल सिंह फ्रॉम जून फिजियोथेरेपी। आज हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। कार्पल टनल सिंड्रोम अपर लिम्ब की एक नर्व एंट्रैपमेंट है जो कि हमारी रिस्ट में होती है और ये अपर लिम्ब की सबसे कॉमन एंट्रैपमेंट है जो यूजुअली फिजियोथेरेपी ओपीडी में काफ़ी कॉमन है। आप इसके बारे में जानेंगे कि ये डायग्नोज कैसे की जा सकती है, खुद आप इसको कैसे पहचान पाएँ, इसके कुछ एक्सरसाइजेज आप कैसे करें ताकि इससे आपको रिलीफ मिले, और स्पेशली ये उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जिनको डॉक्टर ने सर्जरी प्रिस्क्राइब की है। तो अंत तक हमारे वीडियो को देखें और जानें इसके डिटेल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। तो जानते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम होता कैसे है। हमारी रिस्ट के सामने एक नर्व होती है जिसे मीडियन नर्व बोलते हैं। मीडियन नर्व का कंप्रेशन कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स क्रिएट करता है। तो पहले जानेंगे मीडियन नर्व की छोटी सी एनाटॉमी। मीडियन नर्व हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस के C6 से लेके T1 नर्व रूट्स के बीच में जो गुच्छा होता है उनके नर्व से डिराइव होके बनती है और ये हमारे एक्जिला में हमारी आर्म पिट से होते हुए सामने लेटरली बाहर की तरफ से आर्म में आती है। एक फोसा होता है हमारी एल्बो के सामने से रिस्ट में एंटर करती है। जब ये रिस्ट में एंटर करती है तो ये एक रेटिनाकुलम के अंदर एक फाइब्रस शीट मान लीजिए आप उसको, उसके नीचे से जाती है रिस्ट के अंदर। और जब भी किसी प्रेशर, किसी कंप्रेशन सिम्टम्स जैसे कि कोई स्वेलिंग है हाथ में, कोई एक्रोमेगाली जिसको हम बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है जिसमें कि ओवर ग्रोथ हो जाती है, उसके कारण प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में किसी ओवर यूज इंजरी के कारण या फिर किसी जनरलाइज स्वेलिंग के कारण जब ये रिस्ट में कंप्रेशन, जब प्रेशर बढ़ जाता है तो ये सिम्टम्स जनरेट करती है। सिम्टम्स जनरेट करेगी प्राइमरीली जो ये एरिया सप्लाई करती है। तो इसके ऊपर जब भी नर्व इंजर्ड होती है तो यहाँ पे सिम्टम्स नहीं आते हैं। हम कार्पल टनल की जब बात करें तो सिम्टम्स रिस्ट के अंदर या रिस्ट के आगे ही रहते हैं। तो आपको सिम्टम्स मिलेंगे इसके आपके थंब में और इन 2 डिजिट्स में और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर, इसमें इसके प्राइमरीली सिम्टम्स आपको मिलेंगे जिसमें कि आप झंझनाहट कह सकते हैं, सूनापन कह सकते हैं, नमनेस हो जाती है जिसमें कि आपको महसूस भी कम होता है। काफ़ी प्रोलॉन्ग केसेस में आपकी ये मसल वेस्टिंग भी होती है जिसमें कि थिनार एमिनांस होता है, जो ये आप उभरा हिस्सा देखते हैं थंब के नीचे, ये फ्लैट हो जाता है, एकदम ये वेस्ट हो जाती है मसल्स। तो ये इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस आप देखी जा सकती हैं। तो हमने मीडियन नर्व का सप्लाई एरिया तो जान लिया और ये किस किस बेसिक कारण से हो सकती है उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। तो ये करती क्या है, जो हमारे ग्रिपिंग का काम होता है उसमें वीकनेस पड़ने लग जाती है, हमारी वीकनेस आ जाती है, ग्रिपिंग इतनी पेनफुल भी रहती है और वीक भी हो जाती है। तो इसका इलाज जानने के लिए हमें जानना है कि इसकी क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें एलिमिनेट करने हैं, जिस चीज़ों से हो रही है वो क्या क्या है। तो जैसे कि एक ओवर यूज़ इंजरी है, बार बार यूज़ करने से भी इंजरी होती है। जैसे सपोज आप करो कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर हो, फ्रीक्वेंटली आपका टाइपिंग का काम है, कोई आप मैकेनिक या कुछ लेबर फंक्शन में हो जिसमें कि आप फ्रीक्वेंटली हैवी टूल्स यूज़ करते हो, रिस्ट का काफ़ी यूज़ है, या फिर कुछ रैकेट गेम्स है जिसमें कि ग्रिप आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या किसी कारण आप ग्रिपिंग की एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ गई है, उससे भी ये इंजरी हो जाती है। बार बार चोट लगने से होती है। मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती है। ओबीज पेशेंट्स में भी काफ़ी कॉमन है। और एक्रोमेगाली जैसे कि थायराइड फंक्शंस होते हैं, जब वो लो थायराइड फंक्शंस, अब आपके थायराइड हार्मोन गिर जाते हैं, तब भी ये काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। इसके अलावा बेसिक कारण इसके हमने जो डिस्कस किए हैं, इन्हीं को एलिमिनेट करने से ही हमारी ट्रीटमेंट जुड़ी हुई है। तो इसको पहले ट्रीटमेंट करने से पहले हमें जानना है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम है। तो कुछ बेसिक से टेस्ट हैं, हम एक एक करके उनके बारे में जानेंगे। तो पहला है टिनल साइन होता है, जिसमें कि आप इस नर्व रूट में जब यहाँ से एंट्री करती है रिस्ट के अंदर, तो वहाँ पे आप टैप करेंगे ज़ोर से, अपने ही फिंगर से ऐसे डीपली टैप करेंगे। तो आपके सिम्टम्स जो झंझनाहट है वो बार बार आ रही है आपकी, जैसे ही आप टैप करना शुरू कर रहे हैं तो ये नर्व रूट इरिटेटेड है, ये इस पे ऊपर कोई स्वेलिंग है या ये नर्व रूट काफ़ी टेंडर है, इस कारण ये टिनल साइंस आपका पॉजिटिव मिलेगा। अगला टेस्ट होगा फेलेंस टेस्ट, जिसमें कि हम रिस्ट को फ्लेक्स करते हैं। काफ़ी जगह आप देखेंगे कि रिस्ट ये टेस्ट ऐसे भी किया जाता है, बट हम इसको प्रेफर करेंगे कि आप अपने आर्म्स को एलिवेट करें और रिस्ट को पूरा फ्लेक्स कर दें।
जब इस पोजीशन में आप हाथ को 1 से 2 मिनट तक रखेंगे तो आपके सिम्टम्स काफ़ी एग्रेवेट हो जाएंगे। आपको काफ़ी सिम्टम्स लगेंगे कि हाँ ये सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं, आपके हाथ में झंझनाहट या टिंगलिंग फिर से शुरू हो गई है। तो ये है फैलेंस टेस्ट। ये भी मीडियन नर्व की एंट्रैपमेंट कार्पल टनल सिंड्रोम को कंफर्म करता है। तीसरा टेस्ट है कि जिसमें आप एलिवेट करेंगे अपनी आर्म को और ऊपर इसको होल्ड करेंगे। 1 मिनट के आसपास आपको लगेगा कि इसमें सिम्टम्स दोबारा आ रहे हैं और आपकी टिंगलिंग और सिम्टम्स जो पाम में आपको फील हो रहे थे वो फिर से एग्रेवेट हो रहे हैं। तो ये टेस्ट भी कंफर्म करता है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। ये सभी 3 टेस्ट या इनमें से कोई एक पॉजिटिव हो तो आपको ये हो सकता है कि इनमें से आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। तो हमने जान लिया कि कार्पल टनल सिंड्रोम के क्या क्या स्पेशल टेस्ट हैं, आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है जो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपकी रिस्ट में कोई स्वेलिंग है उसके कारण आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन आप ट्राई कर सकते हैं। इस आपको करना क्या है कि आप अपने रिस्ट और फिंगर्स पूरा पानी के अंदर, इतना लेवल आपका पानी के अंदर जाएगा, गर्म पानी के अंदर आप थोड़ा नमक डाल के किसी पतीले में या किसी चौड़े बर्तन के अंदर डालें, पूरा हाथ उसमें डिप करें और करीब उसको 2 से 3 मिनट तक अंदर रखें। उसके बाद अब जब उसको बाहर निकालेंगे आप पानी में फिर से डिप करेंगे, बाहर निकालेंगे और फिंगर्स को एक्सटेंड करेंगे, फिर अंदर डिप करेंगे, बाहर निकाल के एक्सटेंड करेंगे। ये रिपीटेशन आप अबाउट 6 to 7 मिनट्स करेंगे, जिसमें कि इनिशियली फर्स्ट हाफ में आप सिर्फ पानी के अंदर हाथ को पूरा रखेंगे डिप करके। इससे आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और जो ड्रेनेज होगा वो ऊपर की तरफ चैनलाइज होगा और आपकी स्वेलिंग भी काफ़ी रिड्यूस होगी, इससे सिम्टम्स आपके रिलीव होंगे। इसके अलावा कुछ रिस्ट स्ट्रेचेस जो आप कर सकते हैं एक्सटेंडेड फिंगर्स के साथ, जिसमें कि आप ट्राई करेंगे, आप अपनी रिस्ट को दूर ले जाएंगे, यहाँ पे आप होल्ड कर लेंगे अपनी फिंगर को दूसरे हाथ से और एक्सटेंड करेंगे। इससे क्या होगा कि जो ग्लाइड होगी, जो नर्व है वो स्ट्रेच होगी, प्लस आपकी जो फिंगर्स के अंदर जो टेंडन्स है इसके अराउंड वो भी स्ट्रेच होंगे। तो इससे भी आपके सिम्टम्स कुछ हद तक रिपीटेड बार बार करने से रिलीव होंगे। कुछ एक्सटेंशन एक्सरसाइज आप दीवार के साथ कर सकते हैं कि आप इसको दीवार पे लगाएंगे हाथ को। सपोज दीवार के ऊपर आपने एक प्रेस कर दिया है एंड देन आप अपनी नेक को मूव करेंगे दूसरी डायरेक्शन में रिपीटेड अबाउट 10 to 15 टाइम्स आप रिपीट करेंगे। यू कैन डू इट 2 to 3 टाइम्स अ डे। इससे भी आपके सिम्टम्स काफ़ी हद तक रिलीव होंगे। कुछ आप ट्राई कर सकते हैं कि आप लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज कर सकते हैं, जिसमें कि आप इसको यूं अपने दूसरे हाथ के थंब से अंदर से ऐसे दबाएंगे, ऊपर जाते हुए पीछे की तरफ इस तरीके से डीप मसाज करेंगे, जिसमें कि आपका यहाँ से प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर आते आते ये कम होगा। पीछे की तरफ लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज आप करेंगे, इससे भी आपका जो वेस्ट सबस्ट्रेट है वो ऊपर की तरफ चैनलाइज हो जाएगा, आपके सिम्टम्स रिलीव होंगे। कुछ फिंगर्स की मूवमेंट है जिसमें कि आप अपनी इन 3.5 फिंगर्स के अंदर रिस्ट, जैसे आप रबर बैंड होंगे, मेरे पास अभी जो अवेलेबल है वो एक सिंपल रबर बैंड है। आप कोई ऐसा रबर बैंड ले सकते हैं जो थोड़ा थिक हो, जिसमें कि आप जो बालों में यूज़ करते हैं थिक रबर बैंड, उसमें आप ये यूज़ करेंगे कि इसको यूँ खोलेंगे पीछे की तरफ। इस तरीके से रेजिस्टेड मूवमेंट मिलेंगी इसको, आपकी रिस्ट की एक्सटेंशन होगी 2.5 फिंगर्स की रिस्ट की एक्सटेंशन के साथ, इस तरीके से मूव होगा। तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से, और आपकी रिस्ट इसके साथ साथ खुलेगी। जब आप फिंगर्स को खोलेंगे नीचे की तरफ तो आपकी रिस्ट भी नीचे को खुलेगी, एक्सटेंड होगी, यानी कि पीछे की तरफ आएगी। ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हुकिंग मूवमेंट्स हैं जिसमें कि आप अपने हाथ को ऐसे रखेंगे, एक स्नेक हुक की तरह, हुड की तरह आप मूव करेंगे। देन अपने लास्ट फेरेंजियल मूवमेंट्स, जो लास्ट के जो जॉइंट हैं ये वाले, इनको बेंड करेंगे एंड देन रिस्ट को स्क्रॉल करेंगे। दोबारा से इस मूवमेंट को करेंगे, फिर इसको स्कूप करेंगे, ऐसे यूँ करेंगे, फिर यूँ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो टेंडन है, जो नर्व के अराउंड जो टेंडन है वो
फ्रिक्शन क्रिएट करेंगी, एक तरह से वो फ्लॉसिंग करेंगी नर्व के अराउंड, तो इससे एक मूवमेंट ईज आउट हो जाएगी, जिससे कि आपके सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये 1 2 3 4 आप फर्दर बेंड कर सकते हैं। 1 2 3 4 ये मूवमेंट आप ट्राई कर सकते हैं। इससे आपकी डिफरेंट जो टेंडेंस हैं, जो डिस्टल टेंडेंस हैं, जो मीडियल फेलेंजेस और अदर टेंडेंस हैं, वो आपस में फ्लॉस करेंगी। इससे रिलीव होंगे आपके सिम्टम्स काफ़ी हद तक। तो ये तो हमने जान लिया इसका बेसिक सा ट्रीटमेंट। इसके अलावा ये भी जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ आपको फिजियोथेरेपी हेल्प नहीं करेगी और किस किस को इससे लाभ नहीं होगा एक्सरसाइजेस से। अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे कम है, मतलब आप लेट एडल्टहुड में हैं, तो ये मूवमेंट, ये जो एक्सरसाइजेज आपको बताई गई है, ये आपको हेल्प करेगी। अगर उससे ज़्यादा आपकी एज है तो हो सकता है आपको उतना लाभ ना हो। अगर आपकी समस्या साल भर से ज़्यादा पुरानी है तो भी हो सकता है कि आपको उतना बेनिफिट ना हो। जो हमने एक टेस्ट किया था, फैलेंस टेस्ट, जिसमें कि हमने अपनी कलाई को इस तरीके से बेंड किया था, अगर आपके सिम्टम्स 30 सेकंड या आधे मिनट से भी पहले आ जाते हैं तो भी उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा। अगर आपकी फिंगर्स, जब आप ये मूवमेंट करते हो, नॉर्मल आपकी ग्रिपिंग वगैरह मूवमेंट होती है, तो अगर आपकी उंगलियां फंसती नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं क्रिएट होता है, तो ठीक है, आपको इम्प्रूवमेंट होगी। हाउएवर अगर ये कहीं उंगलियां फंस रही हैं, ट्रिगर क्रिएट हो रहा है, तो आपको उतना लाभ इन एक्सरसाइज से शायद नहीं होगा। इसके अलावा पुअर प्रोग्नोसिस हो सकता है कि आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन भी दिए जाएं या फिर आपको सर्जरी के लिए सजेस्ट किया जाए। केसेस में आपको नाइट स्प्लिंट लगाए जा सकते हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, आप एक अवेयरनेस आपके हाथ में आएगी कि आप ये कुछ मूवमेंट्स होंगी जिसको आप नहीं करोगे। कुछ केसेस में इशू ये रहता है कि आप काम करो या ना करो, रिस्ट को फ्लेक्स करो, रिस्ट को यूज़ करो या ना करो, सिम्टम्स फिर भी रहते हैं, तो उस केस में प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर रहेगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस या सर्जरी आपको सजेस्ट की जा सकती है। अब कुछ प्रिकॉशंस की भी हम बात करेंगे। जहाँ पे हमारी ग्रिप है, जितना हो सके हमें ग्रिपिंग मूवमेंट से बचना है। टाइट ग्रिप यूज़ नहीं करनी है। किसी आप रैकेट गेम में, रैकेट स्पोर्ट्स में, तो आप ट्राई करिए कि रैप करके अपनी ग्रिप को मोटा कर लें। सपोज़ आप किसी रैकेट को पकड़ते हैं तो उसकी ग्रिप के ऊपर फर्दर एक्स्ट्रा ग्रिप चढ़ा लें, ताकि आपकी ग्रिप थोड़ी सी मोटी हो जाए और आप कुछ हद तक अपनी ग्रिप को कॉम्प्रोमाइज़ करने से बच सकें। ठंडा पानी या कोल्ड वेदर से बचें, क्योंकि इससे स्वेलिंग आपकी दोबारा आती है, उससे आपको काफ़ी सिम्टम्स दोबारा क्रिएट होते हैं आपके। ठंडे मौसम में आप ग्लव्स पहन सकते हैं, इसको कवर करके रख सकते हैं। किसी तरह के छोटे कवर आते हैं जो आप रिस्ट बैंड्स होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। टाइपिंग मूवमेंट से आप ब्रेक लें, राइटिंग मूवमेंट से आप ब्रेक लें। स्क्वीजिंग और ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस से बचें। और नाइट स्प्लिंट्स, ऐसे स्प्लिंट्स जिसमें कि आप कुछ मूवमेंट्स हैं जो आपको रिस्ट को फ्लेक्स करती हैं, उनसे आप बच सकते हैं। ये आपको सिर्फ मूवमेंट को रोकता ही नहीं है, ये आपको एक अवेयरनेस प्रोवाइड करता है कि ये मूवमेंट्स आपको नहीं कर रही हैं। आप सेल्फ अवेयरनेस बढ़ने से इसके बारे में आपको काफ़ी लाभ मिलता है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि क्या क्या कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या उसके होम प्रोग्राम और होम थेरेपी आप ट्राई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ आपको लाभ कुछ भी एक्सरसाइज करने से नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको सर्जरी या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन प्रिस्क्राइब भी किए जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी शेयर करें। फीडबैक ज़रूर छोड़ें।